दूसरे ढंग से मैं यहां एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन चर्चा यहां उसकी नहीं करेंगे। जो हुआ वहां ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच, उसका क्या असर है? क्यों यूरोप के देश खासकर और उसके अलावा कनाडा, कई देश जेलेंस्की के साथ आ गए? और ये 55-56 मिनट का जो शो है, मेलोड्रामा, वो किसको पसंद आया, किसको नहीं पसंद आया, ये सब भी जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। ये जो शो था आपने भी देखा होगा, मजा आया होगा शायद क्योंकि सुबह सुबह ये कल रात से ही चल रहा था ये शो। और लेकिन बात यह है कि जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो डिप्लोमेसी में यहां पर इन दोनों के बीच, या कहें तीन लोगों के बीच, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यूएस के और इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति, इन तीनों के बीच जो वार्तालाप है, इसमें डिप्लोमेसी आपको दिखाई देती है क्या? और अगर नहीं दिखाई देती है तो क्या ये दुनिया के लिए जो हुआ टेलीविजन के सामने, दुनिया के लिए घातक नहीं है? ये जरा समझाइए। देखिए, इसमें डिप्लोमेसी का एलिमेंट तो हो नहीं सकता था। एक आदमी एक युद्धग्रस्त क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है और वो एक सैनिक की पोशाक में बैठा है, वो सेना की पोशाक में बैठा है। उससे वो पूछते हैं कि आप सूट में क्यों नहीं आए। अगर आपने कन्वर्सेशन सुना है तो उनसे कहा है कि यू आर नॉट इन ए सूट, तो वो बताता है कि क्यों नहीं आया है। वो डिप्लोमेट की तरह गया ही नहीं था, वो एक डील के लिए गया था। वो जो मिनरल्स हैं वहां के, उनके जरिए ट्रंप जो चाहते थे वो देने गया था, और एक अपने देश के लिए सिक्योरिटी की मांग चाहता था। आपने अगर पूरी चर्चा में सुना हो तो नाटो में शामिल होने नहीं होने का कोई मुद्दा ही नहीं उठा जी, जो कि इसको बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाता है। न तो जेलेंस्की ने कोई कुछ कहा उसके बारे में, न ट्रंप ने कुछ कहा। ट्रंप चाहते हैं कि, या कह रहे थे कि आपके जो मिनरल्स हैं उसमें हम हिस्सेदारी इसलिए चाहते हैं कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसमें तो वो अपने आप सिक्योरिटी हो जाएगी, एक सिक्योरिटी की गारंटी है। पर वो रूस के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रूस को उन्होंने टेररिस्ट कहा, जेलेंस्की ने। रूस को उन्होंने किलर कहा, जेलेंस्की ने। और ट्रंप से कहा कि 2014 से रूस इस तरह की हरकतें कर रहा है। इतने राष्ट्रपति आए चले गए अमेरिका में, किसने क्या किया? उसने कहा आप भी थे, ट्रंप भी रहे ना बीच में जी, आपने क्या किया? ये गए थे 26 महीने पहले जब जेलेंस्की अमेरिका में, तब इन्होंने जॉइंट सेशन को एड्रेस किया था, सीनेट और हाउस को के रिप्रेजेंटेटिव्स को, बाइडेन के टाइम। जेलेंस्की को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के भी सारे के सारे सीनेटर्स थे और हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। दो लोगों ने मिलके, आप देखिए कि वांस ने किस तरह से उनको डांटने की कोशिश की, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जेलेंस्की को। जैसे कि वांस राष्ट्रपति हैं और ट्रंप जो है उपराष्ट्रपति हैं। जैसे धनखड़ साहब और मुर्मू बैठ जाएं और मुर्मू चुपचाप बैठी रहे और धनखड़ साहब डांटने का काम करे राहुल जी को, ये वैसा मामला है। मैं देखिए इसके बारे में बहुत ज्यादा
कहना नहीं चाहता, क्योंकि अभी इसको लेकर बहुत एनालिसिस चल रहे हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं, अमेरिका में बहुत चल रहे हैं, लगातार वहाँ के अखबार, उनके डिस्कशंस में चल रहे हैं। और मीटिंग के बाद जो जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, वो भी एक अलग किस्म की बात उन्होंने कही कि ट्रंप के साथ डील अभी भी संभव है। मैं इसको कैसे देखता हूं भारत की नजर से, वो थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। जी। अमेरिका में जो हुआ, वो बिना लंच खाए बाहर आ गए, जेलेंस्की रवाना हो गए। उनको अपने देश में मुंह दिखाना था, अपने जो हजारों लाखों सैनिक मर गए हैं उनके परिवार वालों को जवाब देना था कि वो क्या करके आए हैं। वो सेल आउट करके आए हैं कि बहादुरी के साथ कुछ बात करके आए हैं। एक ऐसा देश जिसमें उन्होंने बताया कितने बच्चे, उन्होंने आंकड़े दिए, अगर आपने देखा हो, जी। कितने बच्चे रूस की कैद में हैं, उनके नाम बदल दिए गए। उन्होंने बताया कितनी औरतें विधवा हो गई हैं जो रूस की कैद में। जेलेंस्की ने वो फोटो दिखाई कि ये आदमी जो रूस की कैद में था वो पहले कैसा था और अब कैसा है। ट्रंप को दिखाए उन्होंने फोटो। हम लोगों के डिस्कशंस में बहुत सारी चीजें छूट रही हैं। बहुत सारी, मतलब लगभग छूट ही रहा है सब कुछ। हम लोग एक अलग प्लेनेट पर जेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत को देख रहे हैं। हम डिप्लोमेसी के लेवल पर देख रहे हैं। भारत के लिए जेलेंस्की जो करके आए हैं, बहुत ही बहादुरी का काम करके आए हैं। इससे भारत सरकार का जो मनोबल है, भारत सरकार को, मोदी जी को बहुत ताकत मिली है। मोदी जी को जो लगा कि जैसे होता है ना, राजीव जी की किसी टीम का एक पहलवान पिट के आ जाए और उसी टीम, किसी दूसरी टीम का पहलवान दुश्मन को पछाड़ दे, तो फिर वो पहली वाली टीम का जो पहलवान है वो खुश होता है। हमने ये तो बात की कि मोदी जी किस तरह से गए, कैसे आए। मोदी जी के लिए प्रसन्नता का कारण है कि यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं इस समय भारत में हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ जो मोदी जी ने समझौते किए हैं ट्रेड के, अनलिमिटेड ट्रेड के, आपको इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए। आपको क्या देखना चाहिए, मतलब मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूं, शब्द कह रहा हूं कि अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक पॉइंटर हो सकता है जी। कि पूरा का पूरा यूरोप इस समय ट्रंप के खिलाफ है। मैक्रो ने, जर्मनी के जो नए चांसलर बनने वाले हैं उन्होंने, पोलैंड के जो शासनाध्यक्ष हैं उन्होंने, सबने जेलेंस्की को बधाई दी है। वो इसलिए बधाई दी है कि ये सब लोग, पूरा यूरोप, पूरे नाटो के देश ट्रंप से नाराज हैं। और जर्मनी ने, फ्रांस ने, सबने जेलेंस्की को सपोर्ट का कहा है जी। जेलेंस्की इतनी बहादुरी के साथ अगर बोलते रहे तो उसका बड़ा कारण यह था कि पूरा यूरोप उनके साथ था। अमेरिका ने मदद बंद कर दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मतलब यूक्रेन खत्म हो जाएगा जैसा ट्रंप कह रहे हैं। यू डोंट हैव द कार्ड्स टू डील विद पुतिन, ट्रंप ने जो कहा, यही कहा ना कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है पुतिन से लड़ने की। भारत जैसा देश, चीन,
यूरोप के सारे देश, अफ्रीका के सारे देश इस समय अमेरिका से नाराज हैं। ट्रंप ब्रिक्स को तोड़ना चाहते हैं, वो अब नहीं तोड़ पाएंगे। इसको लेकर केवल एक देश खुश है, रूस। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की है कि ट्रंप ने ठीक किया। रूस खुश है। दुनिया केवल रूस नहीं है और केवल अमेरिका नहीं है जी। अगर यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के जो ट्रेड पैक्ट्स की डिटेल सब आ रही हैं और यूरोपियन यूनियन की हेड को जो भारत में सम्मान मिला, अखबारों में जिस तरह का कवरेज मिला, वो पॉइंटर है कि भारत अब क्या करने वाला है, कि भारत की विदेश नीति क्या होने वाली है। टेस्ला को लेकर जो खबरें आ रही है जी। कि टेस्ला की कार को जिस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है वो बंद कर सकते हैं। उनके जो कंपनी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। मस्क जो है, कारों की बिक्री कम हो गई है और टेस्ला को भारत में प्लांट नहीं लगाने दे रहे हैं ट्रंप। तो राजीव जी, मैं इसको एक अलग एंगल से देखा हूं, भारतीय एंगल से देखा हूं। मैं डिप्लोमेसी और अमेरिकी एंगल और रशियन एंगल से नहीं देख रहा हूं जी। मैं एक ऐसा देश जो 3 साल से लड़ रहा है, उसके हजारों लाखों लोग मर गए हैं, उनको घर छोड़ के जाना पड़ा, पोलैंड में शरण लेनी पड़ी, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। अगर वो डील साइन करके आ जाता व्हाइट हाउस में, जैसा ट्रंप चाहते थे, वो यूक्रेन में घुस नहीं पाता, अपने देश के लोगों को जवाब नहीं दे पाता कि आप क्या लेके आए और क्या दे के आए जी। अगर आप यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी नहीं ला सके, ये आश्वासन नहीं ला सके कि रूस ने जो आपकी जमीन पर जितने हिस्से पर कब्जा किया है वो आपको छोड़ेगा। चूंकि आपने बात ये यूक्रेन की छेड़ी है, तो केवल आखिरी बात कहना चाहता हूं 2 मिनट में। ट्रंप जो है वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। ट्रंप जो है पनामा कनाल पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप जो है गाजा पट्टी को अमेरिकी ऐशगाह का अड्डा बनाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। ट्रंप ने इजराइल को पूरी छूट दे रखी है कि आप फिलिस्तीनियों का, सबका, हमास का, सबका सफाया करो तो हम तुमको हथियार देंगे जी। और इजराइल को पूरी सुरक्षा की गारंटी है फिलिस्तीन के खिलाफ। यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि वो रूस के साथ बिजनेस के समझौते करना चाहते हैं। रूस के खिलाफ जो सैंक्शंस लगी थी 3 साल पहले, वो समाप्त करना चाहते हैं। यही मेन है जी। अमेरिकी कंपनियां और यूरोप की कंपनियां देख रही हैं कि ये सैंक्शन हटे तो वो रूस में जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो एक ब्रॉडर पिक्चर जो है आपकी, चूंकि बातचीत में समय का, मैं वैसे ही ज्यादा समय ले लेता हूं, इसलिए आप दूसरी बारी में मुझे बिल्कुल मत समय दीजिए, बस इतना ही कह रहा हूं जी। जी जी, बिल्कुल तो पूछिए आप, क्योंकि ये मैं इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता कि ज़ेलेंस्की वहां ठीक करके आए कि गलत करके आए। जी।
क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं विद्वान भी नहीं हूँ इस मामले में कि ये बताऊं कि ज़ेलेंस्की का को क्या करना था और क्या नहीं किया उन्होंने। चीन के साथ कभी आपका एग्रीमेंट हो भारत का और ये कहा जाए, जो भी मध्यस्थता करवाए, कि चीन ने जितनी जमीन आपकी ले ली है वो चीन के कब्जे में रहेगी, भारतीय नागरिकों का क्या एटीट्यूड रहेगा? ये एक सवाल है। और या तो ये एटीट्यूड रहे कि चीन के कब्जे में जो कुछ है वो तो चीन का ही है, चाहे लद्दाख का हो या अरुणाचल का हो, और या ये हो कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने तो आज तक ये भी स्वीकार नहीं किया कि चीन घुसा है। उन्होंने तो यही कहा कि न घुसा था, न घुसेगा, न घुसा था कभी, न घुसा है, न घुस पाएगा। हम लोग जिस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, हो सकता है वो, मतलब मैं गलत हूं, क्योंकि ये तो एक, मैंने अपनी पिछली सेशन में भी कहा था कि वहां से निकल के उन्होंने फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू दिया ज़ेलेंस्की ने, मैंने कहा था जी। उसमें यही कहा था, ज़ेलेंस्की ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते हैं, वो अपनी बात पर कायम भी हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं। इसका मतलब यह है कि वो एक न्यायपूर्ण समझौता चाहते हैं। और न्यायपूर्ण समझौता यही है कि भाई हम हमारे जो मिनरल्स हैं उस पर आपको देने को तैयार हैं। क्योंकि एक जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि 350 बिलियन का जो पेमेंट है उसको चुकाने में या पूरा होने में 50 साल लग जाएंगे। तो वो ज़ेलेंस्की के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं है कि 50 साल लगेंगे, क्योंकि कोई एक दिन में तो मिनरल्स का पूरा जो लाइसेंसिंग है या बिक्री है उससे 350 बिलियन डॉलर का भुगतान नहीं होगा। तो वो तो सूट करता है ना ज़ेलेंस्की को जी। और ट्रंप 4 साल रहेंगे। और अगर मोदी जी की तरह या पुतिन की तरह या चीन के राष्ट्रपति की तरह संविधान बदल दिया तो तीसरी बार फिर आएंगे। पर वो भी, उनकी उम्र भी हो गई ना, वो भी रिटायर होंगे, तब तक 82 साल के हो जाएंगे। तो मिनरल को लेकर या रीपेमेंट को लेकर ज़ेलेंस्की के मन में कोई दुविधा नहीं है। रूस जो है यूरोप में कहां तक घुस गया है ऑलरेडी। क्रीमिया पर हमला कब किया था, उसने क्रीमिया पर कब्जा कब किया था, ये सबको पता है। ईस्टर्न यूरोप में कहां कहां तक घुसा हुआ है ये भी सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो यूक्रेन गारंटी क्या चाहता है? सिक्योरिटी की गारंटी चाहता है जी। और यूक्रेन की आधी आबादी या 40% आबादी रूसी है, रूसी मूल की है। तो ज़ेलेंस्की को भी पता है कि अपने देश के बारे में भी पता है, अपनी भौगोलिक स्थिति भी पता है, और बहुत उन्होंने बताया ट्रंप को उस बातचीत में कि दुनिया की सबसे ज्यादा गैस हमारे पास है। उस बातचीत का हिस्सा है ये। वो जब मिनरल की बात कर रहे थे तब उनको वो बता रहे थे कि गैस है हमारे पास, और कितना बड़ा जमीन है यूक्रेन में, कितना बड़ा हिस्सा है। तो ट्रंप सारे पूर्व राष्ट्रपतियों को कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे। बाइडेन को
स्टूपिड बता रहे थे। उन्होंने स्टूपिड ज़ेलेंस्की को नहीं कहा, उन्होंने स्टूपिड बाइडेन को कहा। ये राजीव जी, मैं इसको पूरा डिकोड नहीं कर सकता ज़ेलेंस्की की विजिट को, क्योंकि मेरे में सामर्थ्य नहीं है। पर मैं बिटवीन द लाइंस जो पढ़ सकता हूं वो ये पढ़ सकता हूं कि ज़ेलेंस्की अगर जैसा ट्रंप की डॉटेड लाइन पर सिग्नेचर करके आ जाते, जैसे कि सारे के सारे राष्ट्रपति जितने शासनाध्यक्ष उनसे मिलने गए वो करके आए हैं, पूरा का पूरा यूरोप डिमोरलाइज हो जाता, पूरा वेस्टर्न यूरोप, पूरा का पूरा एशियन सब कॉन्टिनेंट डिमोरलाइज हो जाता, पूरे का पूरा अरब मुल्क डिमोरलाइज हो जाता, ब्रिक्स के सारे देश हो जाते, अफ्रीका हो जाता। ट्रंप की सुप्रीमेसी और डॉलर की सुप्रीमेसी, अमेरिका की सुप्रीमेसी अपनी जगह कायम रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला अलग है थोड़ा सा, इसमें एक मानवीय पक्ष है जी, और एक पक्ष ये है कि अगर ट्रंप वहां जाते यूक्रेन और इस तरह से नाराज होकर लौटते, उसमें क्या फर्क आता, और ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से नाराज होकर या गुस्से में गए, उसका क्या फर्क है। ये है समझने का, और कुछ नहीं है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक छोटे से देश के आदमी को सामने बिठाकर डांट रहे हैं, और वो वांस उनसे कह रहे हैं यू आर डिसरिस्पेक्टफुल एंड अनग्रेटफुल टू अमेरिका। तो ये वो ज़ेलेंस्की को नहीं कह रहे हैं, वो अपने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कह रहे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जिन्होंने की यूक्रेन की तमाम सालों में मदद की, जिसका कि जिक्र ज़ेलेंस्की ने किया कि 2014 से लगा के अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति रहे और उन्होंने यूक्रेन की क्या क्या मदद की। तो मेरा नजरिया अमलेंदु जी से और राकेश पाठक जी से और टंडन जी से अलग हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे उसका कोई दुख भी नहीं है कि मैं केवल यही कह रहा हूं कि हो सकता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए अभी इसकी परतें खुलने में टाइम लगेगा जी। और यूक्रेन में कैसी रिएक्शन होती है, यूरोप में खुशी है और यूरोप कोई पीछे हटने वाला नहीं है। यूरोप को पता है कि अगर यूक्रेन खत्म हो गया तो वेस्टर्न यूरोप भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि वो वेस्टर्न यूरोप की सिक्योरिटी के लिए पैसा नहीं देगा। वेस्टर्न यूरोप के देशों को अपनी खुद की सिक्योरिटी करना पड़ेगी, वो नाटो को पैसा नहीं देगा अमेरिका। तो चुनौती ज़ेलेंस्की के सामने नहीं है, चुनौती यूरोप के सामने है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियसली ट्रीट करना चाहता हूं इस पूरे मामले। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा रीड करने की जरूरत है, और इस मसले को सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, अपने हैं सबके विचार, और बहुत वाजिब है कि सबके विश्लेषण, और हमारे तमाम साथी, दर्शक साथी खासकर अलग अलग विचारों को सुनने आते हैं। तो इसलिए गर्ग साहब, आपके विचार भी यहाँ बहुत उपयोगी हैं, आप जो यहाँ रख रहे हैं। पहले दौर में भी, जो पहले पार्ट में भी आपने जो अपने विचार रखे इस मसले पे, और दूसरे पार्ट में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन सब से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। इसलिए आप अपने विचार रखा कीजिए जैसे खुल के रखते हैं बिना संकोच। वो ज़रूरत भी है उसकी कि हम लोग भी समझें, सीखें।
इस कार्यक्रम को यहीं अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं पढ़ देता हूं हिंदी में कि अमेरिका के सभी प्रकार के समर्थन के लिए हम बहुत आभारी हैं। मैं उनके गैर पक्षपाती समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस के साथ साथ अमेरिकी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। यूक्रेनी लोगों ने हमेशा ही इस सहयोग की सराहना की है, खास तौर पर इस आक्रमण के बाद बीते 3 सालों के दौरान हमारा अस्तित्व बनाए रखने में अमेरिका का सहयोग अहम था और मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं। तीखी वार्ता के बावजूद हम रणनीतिक साझेदार रहेंगे, लेकिन हमें अपने साझा लक्ष्यों को सही मायने में समझने के लिए एक दूसरे के साथ ईमानदार और स्पष्ट रहने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं मिनरल डील पर भी वो भी करने के लिए तैयार हूं। अमेरिका की जिस ढंग से चाहता है उस ढंग से शांति वार्ता के लिए मैं तैयार हूं। हर बातें, हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। ये सब कुछ ज़ेलेंस्की ने बाद में एक के बाद एक 14 ट्वीट करके उन्होंने ये बातें कही हैं। आना चाहता हूं अब गर्ग साहब आपके पास क्लोजिंग कमेंट भी, और इन तमाम मसलों के साथ साथ हिंदुस्तान का रुख, प्रधानमंत्री, तमाम बातों पे प्लीज अपनी बात रखिए। आवाज नहीं आ रही है गर्ग साहब की, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैंने कहा मैं अपनी बात तो रख चुका हूं, कोई नई बात हो तो पूछिए आप, क्योंकि ये मैं इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता कि ज़ेलेंस्की वहाँ ठीक करके आए कि गलत करके आए जी, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं विद्वान भी नहीं हूँ इस मामले में कि ये बताऊं कि ज़ेलेंस्की को क्या करना था और क्या नहीं किया उन्होंने। चीन के साथ कभी आपका एग्रीमेंट हो भारत का और ये कहा जाए, जो भी मध्यस्थता करवाए, कि चीन ने जितनी जमीन आपकी ले ली है वो चीन के कब्जे में रहेगी, भारतीय नागरिकों का क्या एटीट्यूड रहेगा? ये एक सवाल है। और या तो ये एटीट्यूड रहे कि चीन के कब्जे में जो कुछ है वो तो चीन का ही है, चाहे लद्दाख का हो या अरुणाचल का हो, और या ये हो कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने तो आज तक ये भी स्वीकार नहीं किया कि चीन घुसा है। उन्होंने तो यही कहा कि न घुसा था, न घुसेगा, न घुसा था कभी, न घुसा है, न घुस पाएगा। हम लोग जिस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, हो सकता है वो, मतलब मैं गलत हूं, क्योंकि ये तो एक, मैंने अपनी पिछली सेशन में भी कहा था कि वहां से निकल के उन्होंने फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू दिया ज़ेलेंस्की ने, मैंने कहा था जी, उसमें यही कहा था, ज़ेलेंस्की ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते हैं, वो अपनी बात पर कायम भी हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं। इसका मतलब यह है कि वो एक न्यायपूर्ण समझौता चाहते हैं। और न्यायपूर्ण समझौता यही है कि भाई हम हमारे जो मिनरल्स हैं उस पर आपको देने को तैयार हैं। क्योंकि एक जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि 350 बिलियन का जो पेमेंट है उसको चुकाने में या पूरा होने में 50 साल लग जाएंगे। तो वो ज़ेलेंस्की के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं है कि 50 साल लगेंगे, क्योंकि कोई एक दिन में तो मिनरल्स का पूरा जो लाइसेंसिंग है या बिक्री है उससे 350 बिलियन डॉलर का भुगतान नहीं होगा। तो वो तो सूट करता है ना ज़ेलेंस्की को जी। और ट्रंप 4 साल रहेंगे। और अगर मोदी जी की तरह या पुतिन की तरह या चीन के राष्ट्रपति की तरह संविधान बदल दिया तो तीसरी बार फिर आएंगे। पर वो भी, उनकी उम्र भी हो गई ना, वो भी रिटायर होंगे, तब तक 82 साल के हो जाएंगे।
मिनरल को लेकर या रीपेमेंट को लेकर ज़ेलेंस्की के मन में कोई दुविधा नहीं है। रूस जो है यूरोप में कहां तक घुस गया है ऑलरेडी। क्रीमिया पर हमला कब किया था, उसने क्रीमिया पर कब्जा कब किया था, ये सबको पता है। ईस्टर्न यूरोप में कहां कहां तक घुसा हुआ ये भी सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो यूक्रेन गारंटी क्या चाहता है? सिक्योरिटी की गारंटी चाहता है जी। यूक्रेन की आधी आबादी या 40% आबादी रूसी है, रूसी मूल की है। तो ज़ेलेंस्की को भी पता है कि अपने देश के बारे में भी पता है, अपनी भौगोलिक स्थिति भी पता है, और बहुत उन्होंने बताया ट्रंप को उस बातचीत में कि दुनिया की सबसे ज्यादा गैस हमारे पास है। उस बातचीत का हिस्सा है ये। वो जब मिनरल की बात कर रहे थे तब उनको वो बता रहे थे कि गैस है हमारे पास, और कितना बड़ा जमीन है यूक्रेन में, कितना बड़ा हिस्सा है। तो ट्रंप सारे पूर्व राष्ट्रपतियों को कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, बाइडेन को स्टूपिड बता रहे थे। उन्होंने स्टूपिड ज़ेलेंस्की को नहीं कहा, उन्होंने स्टूपिड बाइडेन को कहा। ये राजीव जी, मैं इसको पूरा डिकोड नहीं कर सकता ज़ेलेंस्की की विजिट को, क्योंकि मेरे में सामर्थ्य नहीं है। पर मैं बिटवीन द लाइंस जो पढ़ सकता हूं वो ये पढ़ सकता हूं कि ज़ेलेंस्की अगर जैसा ट्रंप की डॉटेड लाइन पर सिग्नेचर करके आ जाते, जैसे कि सारे के सारे राष्ट्रपति जितने शासनाध्यक्ष उनसे मिलने गए वो करके आए हैं, पूरा का पूरा यूरोप डिमोरलाइज हो जाता, पूरा वेस्टर्न यूरोप, पूरा का पूरा एशियन सब कॉन्टिनेंट डिमोरलाइज हो जाता, पूरे का पूरा अरब मुल्क डिमोरलाइज हो जाता, ब्रिक्स के सारे देश हो जाते, अफ्रीका हो जाता। ट्रंप की सुप्रीमेसी और डॉलर की सुप्रीमेसी, अमेरिका की सुप्रीमेसी अपनी जगह कायम रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला अलग है थोड़ा सा, इसमें एक मानवीय पक्ष है जी, और एक पक्ष ये है कि अगर ट्रंप वहां जाते यूक्रेन और इस तरह से नाराज होकर लौटते, उसमें क्या फर्क आता, और ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से नाराज होकर या गुस्से में गए, उसका क्या फर्क है? ये है समझने का, और कुछ नहीं है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक छोटे से देश के आदमी को सामने बिठाकर डांट रहे हैं, और वो वहां से उनसे कह रहे हैं यू आर डिसरिस्पेक्टफुल एंड अनग्रेटफुल टू अमेरिका। तो ये वो ज़ेलेंस्की को नहीं कह रहे हैं, वो अपने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कह रहे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जिन्होंने की यूक्रेन की तमाम सालों में मदद की, जिसका कि जिक्र ज़ेलेंस्की ने किया कि 2014 से लगा के अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति रहे और उन्होंने यूक्रेन की क्या क्या मदद की। तो मेरा नजरिया कमलेंदु जी से और राकेश पाठक जी से और टंडन जी से अलग हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे उसका कोई दुख भी नहीं है कि मैं केवल यही कह रहा हूं कि हो सकता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए अभी इसकी परतें खुलने में टाइम लगेगा। जी। और यूक्रेन में कैसी रिएक्शन होती है, यूरोप में खुशी है और यूरोप कोई पीछे हटने वाला नहीं है। यूरोप को पता है कि अगर यूक्रेन खत्म हो गया
तो वेस्टर्न यूरोप भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि वो वेस्टर्न यूरोप की सिक्योरिटी के लिए पैसा नहीं देगा। वेस्टर्न यूरोप के देशों को अपनी खुद की सिक्योरिटी करना पड़ेगी, वो नाटो को पैसा नहीं देगा अमेरिका। तो चुनौती ज़ेलेंस्की के सामने नहीं है, चुनौती यूरोप के सामने है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियसली ट्रीट करना चाहता हूं इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा रीड करने की ज़रूरत है और इस मसले को सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, अपने हैं सबके विचार, और बहुत वाजिब है कि सबके विश्लेषण, और हमारे तमाम साथी, दर्शक साथी खासकर अलग अलग विचारों को सुनने आते हैं। तो इसलिए गर्ग साहब, आपके विचार भी यहाँ बहुत उपयोगी हैं, आप जो यहाँ रख रहे हैं। पहले दौर में भी, जो पहले पार्ट में भी आपने जो अपने विचार रखे इस मसले पे, और दूसरे पार्ट में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन सब से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। इसलिए आप अपने विचार रखा कीजिए जैसे खुल के रखते हैं बिना संकोच। वो ज़रूरत भी है उसकी कि हम लोग भी समझें, सीखें। इस कार्यक्रम को यहीं अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।